Hello and welcome to Achiever Site. Today we are continuing with chapter number of class 12 psychology और chapter number 1 that is variation in psychological attributes में हम theories of intelligence पढ़ रहे हैं। इसके second part में chapter के number 1 के second video में हमने discuss की थी some of the theories of intelligence which were based on the psychometric approach। लेकिन आज के इस video में हम theories of intelligence को continue तो करेंगे but they will be based on information processing approach। So the three theories that we will be discussing in today's video will be theory of multiple intelligences, another one will be triarchic theory of intelligence, and the last one will be PASS model. So without any delay, let us begin today's class. Let us talk about theory of multiple intelligence. हॉवर्ड गार्डनर ने ये थ्योरी दी थी जिसको हम थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस कहते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम इंटेलिजेंस जो है वो एक सिंगल एंटाइटी नहीं है, वो इंटेलिजेंस को एक सिंगल फैक्टर नहीं मानते हैं। उनके अकॉर्डिंग बहुत सारे जो ट्रेट्स ह्यूमन में होते हैं वो उससे इंटेलिजेंस का नाम देते हैं, जिसको आगे चल के हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें से हर एक तरह का जो इंटेलिजेंस होता है दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। कोई भी इंटेलिजेंस का जो फैक्टर है वो दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होता है। दैट मीन्स कि इफ़ अ पर्सन एग्जिबिट्स वन टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इट डज नॉट नेसेसरीली इंडिकेट बीइंग हाई और लो ऑन अदर टाइप ऑफ इंटेलिजेंसेस। गार्डनर ये भी कहते हैं कि जो इंटेलिजेंस होते हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे के साथ दे वर्क टुगेदर टू फाइंड अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। मीन्स अगर कोई पर्सन की लॉजिकल थिंकिंग अच्छी है, वो लॉजिकल थिंकिंग में उसका इंटेलिजेंस अच्छा वर्क करता है, तो वो उसे किसी और एरिया में जहाँ उसकी ज़रूरत हो वहाँ पर उसको वो यूज़ कर सकता है और इस तरीके से उसका बेनिफिट ले सकता है। गार्डनर ने बहुत से कुछ टैलेंटेड पर्सन को स्टडी किया बहुत डेप्थ में जाके, और उसके बाद उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि कुछ एक्सेप्शनल एबिलिटीज़ उनमें निकल कर आई उनके रिस्पेक्टिव एरियाज़ में, जो कि 8 टाइप्स की हैं और उनको अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की, जो कि हॉवर्ड की अपनी गार्डनर थ्योरी में थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में उन्होंने दिया है। ये एक ऐसा स्किल है विच इज़ इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन एंड यूज़ ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज का जब हम यूज़ करते हैं तो लैंग्वेज को यूज़ करने की कैपेसिटी, फ्लुएंटली हम कितना अच्छा यूज़ कर सकते हैं, हमारे जो वर्ड्स की फ्लेक्सिबिलिटी है वो कितनी ज़्यादा है, थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग कितनी है लैंग्वेज को लेकर, ये सारी चीज़ें जो हैं इस कैटेगरी में आती हैं। जो लोग इस इंटेलिजेंस में हाई होते हैं दे आर वर्ड स्मार्ट, दे आर कॉल्ड वर्ड स्मार्ट। दैट इज दे आर सेंसिटिव टू डिफरेंट शेड्स ऑफ वर्ड्स मीनिंग। बहुत अच्छा उनका वोकैब होता है। दे आर आर्टिकुलेट एंड कैन क्रिएट लैंग्विस्टिक इमेजेस इन देयर माइंड। जो पोइट्स और राइटर्स होते हैं वो इस फील्ड में काउंट किए जाते हैं एंड दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस कॉम्पोनेंट ऑफ इंटेलिजेंस। लॉजिकल एंड मैथमेटिकल इंटेलिजेंस ये ऐसा स्किल है विच इज़ मोर अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग, साइंटिफिक थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग। जो लोग इस टाइप के इंटेलिजेंस में हाई होते हैं दे कैन थिंक लॉजिकली एंड क्रिटिकली। एक ही सिचुएशन को वो अच्छे तरीके से और कम टाइम में सॉल्व कर पाते हैं। दे एंगेज इन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, कैन मैन्युपुलेट सिम्बल्स टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। ऐसे जो लोग होते हैं वो उनकी मैथ्स का जो पार्ट होता है, न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ जो होती हैं उनकी बहुत स्ट्रांग होती हैं। साइंटिस्ट जो होते हैं वो इस फील्ड में आते हैं, मैथमेटिशियंस जो होते हैं वो इस फील्ड में आते हैं, एंड नोबेल प्राइज विनर्स आर लाइकली टू बी स्ट्रॉन्ग इन दिस कॉम्पोनेंट। तो लॉजिकल मैथमेटिकल रीजनिंग वही है, ये हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है और ये जो एक ऐसा एरिया है जो इसमें स्ट्रॉन्ग होते हैं, दे आर कंसीडर्ड टू बी लॉजिकली एंड मैथमेटिकली इंटेलिजेंट। नेक्स्ट इज स्पेशल। दीज आर द स्किल्स इन फॉर्मिंग विजुअल इमेजेस एंड पैटर्न्स। इस स्किल में जो लोग बहुत प्रोफिशिएंट होते हैं दे कैन ईजिली फॉर्म, they can easily use and they can easily transform mental images in their mind. जो लोग इस इंटेलिजेंस में बहुत हाई होते हैं दे आर बेसिकली पायलट, सेलर्स, स्कल्पचर्स, पेंटर्स, आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डेकोरेटर्स। यानी कि यहाँ पे क्रिएटिविटी की ज़्यादा बात हो रही है कि जो लोग क्रिएटिव थिंकिंग कर सकते हैं बट दैट शुड बी रिलेटेड टू द स्पेस, शुड बी रिलेटेड टू द स्पेशल एक्टिविटीज़, सो दैट कम्स अंडर दिस काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। नेक्स्ट गार्डनर अपनी थ्योरी में जिस इंटेलिजेंस की बात करते हैं दैट इज म्यूजिकल। म्यूजिकल मीन्स सेंसिटिविटी टू म्यूजिकल रिदम एंड पैटर्न्स। यानी कि जो लोग म्यूजिक की फील्ड में बहुत प्रोफिशिएंसी रखते हैं उन लोगों में इस टाइप का इंटेलिजेंस पाया जाता है। इट इज़ द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, क्रिएट एंड मैनिपुलेट म्यूजिकल पैटर्न्स। Persons high on this intelligence are very sensitive to sounds and vibrations. They can easily understand and they can easily recognize. आपने देखा भी होगा कि कुछ जो डांसर्स होते हैं वो इतना अच्छा डांस करते हैं, इतने अच्छे होते हैं, दे अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द बीट। वो बीट्स का भी मीनिंग समझते हैं या फिर वो वाइब्रेशंस तक का मीनिंग समझते हैं। तो दे ऑल कम अंडर दिस कैटेगरी एंड दे आर वेरी क्रिएटिव इन क्रिएटिंग न्यू पैटर्न्स ऑफ साउंड।
नेक्स्ट इज़ बॉडीली काइनेस्थेटिक। अपनी बॉडी के होल पोर्शन को या फिर कुछ पार्ट को बॉडी को फ्लेक्सिबल वे में यूज़ करना, क्रिएटिवली यूज़ करना। जैसे कि हमने देखा कि योगा में ये चीज़ ज़्यादा होती है, या फिर जो एथलीट्स होते हैं, डांसर्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, ये सब जो होते हैं इस फील्ड में प्रोफिशिएंसी रखते हैं, एंड दे कम अंडर दिस काइंड ऑफ इंटेलिजेंस विच इज कॉल्ड बॉडीली काइनेस्थेटिक। नेक्स्ट कम्स इंटरपर्सनल। दूसरों के बिहेवियर को समझना, दूसरों के संग अच्छे और कंफर्टेबल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर लेना, या फिर दूसरों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाना, ये सारी चीज़ें जो है वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में आती हैं, और इसको इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का नाम दिया है गार्डनर ने अपनी थ्योरी में। ये एक ऐसा स्किल है जिसमें हम दूसरे के मोटिव्स को, फीलिंग्स को, बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो मोस्टली काउंसलर्स करते हैं, साइकोलॉजिस्ट करते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, दे नो हाउ टू मेंटेन अ रिलेशनशिप विद अदर पीपल। सोशल वर्कर्स जो होते हैं, दे अंडरस्टैंड इमोशंस ऑफ अदर पीपल। रिलीजियस लीडर्स जो होते हैं, आप देखते हैं एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं, ये सब जो होते हैं इस तरह के स्किल्स में आते हैं। तो दे कम अंडर ऑल दिस काइंड ऑफ इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। अब इसका जस्ट ऑपोजिट आ जाता है इंट्रापर्सनल, यानी कि अवेयरनेस ऑफ वंस ओन फीलिंग्स, मोटिव एंड डिजायर। जब हम अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करने के लिए कैपेबल होते हैं तो, और हम खुद को अंडरस्टैंड भी कर पाते हैं, देन दीज काइंड ऑफ इंटेलिजेंस दैट कम्स अंडर इंट्रापर्सनल। इसमें फिलोसोफर्स आते हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स आते हैं, बिकॉज दे हैव एन एबिलिटी टू इफेक्टिवली रिलेट टू अदर्स। पर्सन्स हाई ऑन दिस एबिलिटी हैव फाइनर सेंसिबिलिटी, बहुत ज़्यादा सेंसिबल होते हैं रिगार्डिंग देयर आइडेंटिटी और ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड मीनिंग ऑफ लाइफ। तो ये मोस्टली फिलोसफी के केस में ऐसा होता है जब इंट्रापर्सनल की हम बात करते हैं। एथ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस विच इज लास्ट वन इज नेचुरलिस्टिक, यानी सेंसिटिविटी टू द फीचर ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। जब हम अपना रिलेशनशिप अपने एनवायरनमेंट से, अवेयरनेस से, नेचुरल वर्ल्ड की अवेयरनेस से इस्टेब्लिश कर पाते हैं, देन इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। ये ज़्यादा यूजफुल है इन द रिकॉग्नाइजिंग द ब्यूटी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। और नेचुरल वर्ल्ड में जब हम डिस्क्रिमिनेशन कर पाते हैं, नेचुरल वर्ल्ड को, हम नेचर को जब हम ज़्यादा क्लोज होते हैं, समझ पाते हैं, देन दिस काइंड ऑफ इंटेलिजेंस इज वी कैन से इट इज़ फाउंड इन अस। हंटर्स, फार्मर्स, टूरिस्ट जो होते हैं, बॉटनिस्ट जो होते हैं, वो सब, जूलॉजिस्ट जो होते हैं, दे बर्ड वॉचर्स, ये सब इस कैटेगरी में आते हैं, एंड दे possess दिस काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। सो दिस वॉज थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस विच वॉज गिवन बाय हॉवर्ड गार्डनर। लेट अस डिस्कस ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने 1985 में ये थ्योरी दी थी, जिसे हम ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस कहते हैं। और इसे ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ट्राई यानी 3 टाइप्स के इंटेलिजेंस की बात करता है। स्टर्नबर्ग ने इंटेलिजेंस को डिफाइन किया था एज एन एबिलिटी टू अडेप्ट, टू शेप एंड सेलेक्ट एनवायरनमेंट। जो कुछ भी एनवायरनमेंट हम अपने आसपास का जो हमारा होता है, उसको इस तरह से अडेप्ट और शेप और सेलेक्ट करना कि वो हमारे फ्यूचर में हमें सक्सेस दिला सके। यानी कि ये बात करते हैं कि हम अपना हमारे जो लाइफ के जो गोल्स हैं उनको हम अकम्प्लिश कर सकें और अपनी सोसाइटी और कल्चर में उनको साथ लेकर चल सकें। तो इस तरह का जो इंटेलिजेंस होता है वो 3 टाइप में उन्होंने डिवाइड किया था। 1 इज़ कंपोनेंशियल, 2nd इज़ एक्सपेरिएंशियल एंड 3rd इज़ कंटेक्चुअल। एक एक करके हम इन तीनों इंटेलिजेंस की बात करेंगे, और इन 3 इंटेलिजेंस की वजह से ही इसे ट्रायआर्किक थ्योरी यानी 3 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की थ्योरी कहा जाता है, विच वॉज गिवन बाय रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। सबसे पहले आता है कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस। ये एक ऐसा टाइप का इंटेलिजेंस है जिसे हम एनालिटिकल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। वाई? बिकॉज वी एनालाइज समथिंग। एनालाइजिंग इज द प्रोसेस, थ्रू द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इस एबिलिटी में जो लोग हाई होते हैं, दे कैन थिंक एनालिटिकली एंड क्रिटिकली, और अपने स्कूल लाइफ में वो सक्सेसफुल होते हैं। इस इंटेलिजेंस के भी 3 कंपोनेंट्स हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस को सर्व करते हैं। पहला है नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग एंड एक्विजिशन इन ऑफ द वेज ऑफ डूइंग थिंग। किसी भी काम को हम किस तरीके से करते हैं, उस तरीके की जो बात वो करता है, दैट इज़ कॉल्ड नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट। देन कम्स मेटा और अ हायर ऑर्डर कंपोनेंट, जो जिसका काम होता है प्लानिंग करना, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप हमारा किसी भी चीज़ को डिसाइड करने के बाद उसकी प्लानिंग करना होता है। 3rd होता है इम्प्लीमेंटेशन, तो कि हमें करना क्या है। तो 3rd वाला कंपोनेंट कहलाता है परफॉर्मेंस कंपोनेंट। और परफॉर्मेंस कंपोनेंट में एक्चुअली हम करते क्या है कि हमें चीज़ों को किस तरह से एक्चुअल में परफॉर्म करना है, वो कंपोनेंट यहाँ पे कहलाता है। तो कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस जो है वो पहला एक टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है ट्रायर्किक थ्योरी का, जिसके खुद के भी 3 पार्ट्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सपेरिएंशियल इंटेलिजेंस की। एक्सपेरिएंशियल और क्रिएटिव इंटेलिजेंस इज इन्वॉल्व इन यूजिंग पास्ट एक्सपीरियंस क्रिएटिवली। हमने कोई भी एक्टिविटी जो पहले की होती है या हमारे कुछ भी एक्सपीरियंसेस पहले के होते हैं, उनका जब हम यूज़
फ्यूचर में इस तरह से कर पाते हैं कि हमारी कोई भी प्रॉब्लम हो, हमारा कोई भी टास्क हो, कोई भी एक्टिविटी हो, हम उसको अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ उसका यूज़ करके। तो ये एक टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट, और इसको ये नाम देते हैं एक्सपेरिएंशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि हम इसमें एक्सपेरिमेंट कर पाते हैं, अपने पीछे किए गए एक्सपेरिमेंट से लर्निंग का जो आउटकम होता है उसका यूज़ करके। इस इंटेलिजेंस में लोग जो हाई होते हैं, दे इंटीग्रेट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस इन ओरिजिनल वे टू मेक न्यू डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस। नई डिस्कवरीज कर पाते हैं, नए इन्वेंशंस कर पाते हैं, बिकॉज उनके पास कुछ पुराना एक्सपीरियंस होता है, इसलिए भी वो बहुत क्विकली फाइंड आउट कर पाते हैं कि कोई भी सिचुएशन है, कितनी भी क्रूशियल क्यों ना हो, उसका सोल्यूशन क्या पॉसिबल होगा, बिकॉज दे हैव दिस काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। तो एक्सपेरिएंशियल इंटेलिजेंस इज दिस। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस की, विच इज़ द थर्ड एंड द लास्ट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। कंटेक्चुअल को हम प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, विच इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू डील विद एनवायरमेंटल डिमांड्स एनकाउंटर्ड ऑन अ डेली बेसिस। ये हम यहाँ पे इट मे बी कॉल्ड स्ट्रीट स्मार्टनेस और बिजनेस सेंस, ये वाली जो चीज़ यहाँ पर आती है। जो लोग इस इंटेलिजेंस में बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, दे कैन ईजिली अडेप्ट टू देयर प्रेजेंट एनवायरनमेंट और सेलेक्ट अ मोर फेवरेबल एनवायरनमेंट देन द एग्जिस्टिंग वन। एक पर्सन किसी एक एनवायरनमेंट से स्विच करके दूसरे में जब चला जाता है और ईजिली अडेप्ट कर पाता है, वहाँ पर कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस का जो पार्ट होता है वो प्ले होता है। दे कैन ऑल्सो मॉडिफाई द एनवायरनमेंट टू फिट देयर नीड्स। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन एनवायरनमेंट में होते हैं जहाँ बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं, लेकिन अगर हम उस एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर पा रहे हैं और उसमें कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन और चेंजेस कर रहे हैं जिससे कि हमारी जो भी प्रॉब्लम्स वहाँ पर आ रही हैं वो सॉल्व हो जाएँ, तो दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज इफ़ वी आर यूजिंग दैट इज़ कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस। इसी वजह से जो लोग एडवर्स कंडीशंस में भी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं या वहाँ पर अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं, दे आर जनरली फाउंड टू बी सक्सेसफुल इन देयर लाइफ। स्टर्नबर्ग की जो ट्रायर्किक थ्योरी है वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच की एक थ्योरी है, जैसा कि हमने लास्ट में जो थ्योरी डिस्कस की थी, विच वॉज थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, विच वॉज द फर्स्ट थ्योरी ऑफ information processing approach based theory, and this is the second theory, which is triarchic theory of intelligence. So let us discuss PASS model of intelligence, that is planning, attention arousal and simultaneous successive model of intelligence. ये मॉडल दिया था JP दास, जैक नेग्लेरी एंड किर्बी ने 1994 में। इस मॉडल में इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ की बात होती है, जहाँ एक और इंटेलिजेंस के बाकी मॉडल्स में इंटेलिजेंस के टाइप्स की हम बात करते हैं, फैक्टर्स की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर इस मॉडल में, पास मॉडल में, हम इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी और इंटेलिजेंस की प्रोसेसिंग की बात करते हैं, क्योंकि ये एक इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग बेस्ड मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस है, तो यहाँ पर प्रोसेसिंग की बात ज़्यादा है। और इसमें क्या कहा गया है ये हम डिस्कस करते हैं। ये मॉडल ये कहता है कि जो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ होती हैं, दे एक्चुअली इन्वॉल्व द इंटरडिपेंडेंट फंक्शनिंग ऑफ 3 न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स, जिनको हम ब्रेन की फंक्शनिंग यूनिट भी कहते हैं, इसलिए हमने कहा कि यहाँ पर फंक्शनिंग की बात है। तो ये यूनिट जो होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं ब्रेन के अटेंशन, कोडिंग, प्रोसेसिंग और प्लानिंग की एक्टिविटीज़ के लिए। क्योंकि देखिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन जब हमारे माइंड में जाती है, सबसे पहले उस इन्फॉर्मेशन की तरफ हमारा अटेंशन जाता है, राइट। तो ये हो गया हमारे पास मॉडल का पहला स्टेप, यानी कि हमारी जो भी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है उसका पहला स्टेप अटेंशन, अराउजल भी जिसे हम कहते हैं। सेकंड है प्रोसेसिंग, साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग। कोई भी एक्टिविटी जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसकी प्रोसेसिंग शुरू होती है, पहले उसकी तरफ हमारा अटेंशन जाता है, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है। देन वी कम टू द प्लानिंग, उसके बाद हम उसकी प्लानिंग करते हैं कि हम उसको एक्टिविटी को परफॉर्म कैसे करना है। सो लेट अस टॉक वन बाय वन अबाउट दीज एक्शंस और एक्टिविटीज़। सबसे पहले आता है अराउजल अटेंशन। The state of arousal is basic to any behavior as it helps us in attending to stimuli. क्योंकि जब तक हमारा किसी स्टिमुलस की तरफ अटेंशन नहीं जाएगा, ये जो पहला स्टेप है ये बिगिन ही नहीं होगा, या कोई भी एक्टिविटी बिगिन ही नहीं होगी, शुरुआत ही उसकी अटेंशन से होती है। अराउजल एंड अटेंशन इनेबल अ पर्सन टू प्रोसेस इन्फॉर्मेशन। हम अराउजल या अटेंशन की वजह से ही किसी इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग स्टार्ट हो पाती है, जैसा कि हम बार बार यही सेम चीज़ को ही कह रहे हैं कि एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ अराउजल जो होता है, दैट फोकसेस आवर अटेंशन टू द रेलेवेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ प्रॉब्लम। हमें कितना अटेंशन एक पर्टिकुलर चीज़ पर देना है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, बहुत सारी चीज़ों पर अटेंशन देते हैं, मगर एक सर्टेन क्वांटिटी होती है अटेंशन की भी, जो हमें उस चीज़ का या उस एक्टिविटी के लिए वर्थ बनाती है कि हम उस पर ध्यान दें, या वो इतनी इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाती है। तो एक रेलेवेंट अमाउंट हमें चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा या बहुत कम जो होगा वो अटेंशन को इंटरफेयर करेगा।
फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको कोई भी एक्टिविटी दी जाती है तो आपको अगर उसका क्राइटेरिया सेट करके दिया जाता है तो आप उस पूरे क्राइटेरिया पे वर्क करने लगते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस पढ़नी है, तो आप क्या करेंगे, इंटेलिजेंस वाले पूरे चैप्टर में से सिर्फ उसी पार्ट को कंसिडर करेंगे, बिकॉज आपको उतने पर ही अटेंशन देना है। उसी टॉपिक में से, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप और टॉपिक्स पर नहीं जाएंगे डिटेल में, जाहिर सी बात है। तो हमारा अटेंशन जो है वो उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए फोकस्ड हो जाता है जिसकी आगे हमें प्रोसेसिंग करनी होती है। नेक्स्ट स्टेप हम आते हैं साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग। यू कैन इंटीग्रेट द इन्फॉर्मेशन इनटू योर नॉलेज सिस्टम इधर साइमल्टेनियसली और सक्सेसिवली। या तो आप एक साथ लेकर चल सकते हैं, आप एक एक करके लेकर चल सकते हैं अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी नॉलेज आपके पास है। साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग तब होती है जब आप बहुत सारे इन्फॉर्मेशन और जो भी उनके बीच का रिलेशन है उसको समझने की कोशिश करते हैं और उनको एक मीनिंगफुल पैटर्न में लाकर रख देते हैं। और सक्सेसिव प्रोसेसिंग कब होती है, ये तब होती है जब आपको सारी इन्फॉर्मेशन सीरियल वाइज याद होती है, आप एक 1 बाय 1 स्टेप वाइज चलते हैं। सक्सेसिव यानी एक के बाद एक जो इन्फॉर्मेशन आप ऑर्डर में अरेंज करते चलते हैं, तब हम इसको बोलते हैं सक्सेसिव प्रोसेसिंग। कोई हमें लर्निंग डिजिट्स की लर्निंग करनी है, अल्फ़ाबेट मल्टीप्लिकेशन टेबल, ये क्या है, एक ऑर्डर में है। अगर आप 4 5 20 पहले याद नहीं करते, आपको पता है 4 1 4 4 2 8, इस तरह से एक एक करके ही आप उसको याद करते हैं, या नंबर्स हैं या अल्फ़ाबेट्स हैं, तो जो चीज़ें ऑर्डर्ड वे में चलती हैं वहाँ पर हो जाती है सक्सेसिव प्रोसेसिंग। और जब हम सारी इन्फॉर्मेशन को उठा के एक जगह, जैसे मैंने आपको एक पज़ल दे दी, तो आपको उस पज़ल के सारे ब्लॉक आपके पास होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको एक ब्लॉक दूँ फिर आप उसको रख लें, फिर दूसरा ब्लॉक दूँ फिर आप उसको ढूंढें, ऐसा हो ही नहीं सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे जो भी हमारे पास मेज़ हो गए, पज़ल्स हो गए, इस तरह के जो टेस्ट हो गए, ये सब किस में आ जाएंगे, ये सब आएंगे साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग में। और जहाँ हमें 1 बाय 1 चलना है, एक एक करके हमें करना है, पहला स्टेप इंपॉर्टेंट है, फिर दूसरा आएगा, तभी वो हम कर सकते हैं, दे विल कम अंडर सक्सेसिव प्रोसेसिंग में। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लानिंग की। प्लानिंग विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल फीचर ऑफ इंटेलिजेंस। बिना प्लानिंग के आप कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, लेकिन अगर आप एक किसी भी एक्टिविटी को प्लान वे में नहीं कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आपके लिए करेगी। जाहिर सी बात है, इंटेलिजेंस को हमने बाकी थ्योरीज में भी पढ़ा है, तो वहाँ पे भी हमने ये चीज़ समझी है कि जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो एक ऑर्डर्ड वे में चलते हैं। तो जब इन्फॉर्मेशन प्रोसेस हो जाती है, सबसे पहले हमने उसको अटेंड किया, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग कर ली, अब हम उसकी प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग वाला पार्ट हमारा एक्टिवेट हो जाता है। ये हमें अलाउ करता है टू थिंक ऑफ द प्रॉब्लम, कोर्सेज ऑफ एक्शन, क्या हमें करना है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है, अपने टारगेट पे कैसे पहुंचना है, और उस कितना इफेक्टिवली हम उसे कर पाएंगे, कितना इफेक्टिवली वो इवेलुएट किया जा सकता है। इस तरह से हम उसकी प्लानिंग करते हैं। अगर एक प्लान वर्क नहीं करता है तो हम क्या करते हैं, इट इज़ मॉडिफाइड टू सूट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टास्क और सिचुएशन। हम अपने इस टास्क और सिचुएशन की एक्टिविटीज़ को मॉडिफाई करते हैं। ये तो नेचुरली भी, नॉर्मली भी होता है। आप कोई भी वर्क करते हैं, आप देखते हैं ऐसे नहीं हो रहा, तो ऑटोमेटिकली आपका जो ब्रेन है वो दूसरी एक्टिविटी पे चला जाता है कि अब किस दूसरे तरीके से हम इसको बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि टू टेक द टेस्ट शेड्यूल्ड बाय योर टीचर यू वुड हैव टू सेट गोल्स। वही वाली बात आ गई, जैसे भी हमने आपको थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश की थी कि आपको अपने गोल सेट करने होंगे, एक टाइम शेड्यूल जो है वो प्लान करना होगा स्टडी के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स को क्लैरिफाई करना होगा कि कोई भी आपका ऐसा क्वेश्चन नहीं बचा है जो आपको नहीं आता है, या आपको चैप्टर में कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम जो है वो रह गई है, उसको आपको सॉल्व करना होगा। तो आपको बहुत सारे अदर वेज को भी सोचना पड़ता है जिससे कि अपने गोल को अकम्प्लिश कर सके। तो ये सारा जो पार्ट आता है, हमारी ये सारी एक्टिविटी जो आती है, दैट कम्स अंडर प्लानिंग। कि प्लानिंग हमारी इतनी परफेक्ट हो कि जब हम उसको एग्जीक्यूट करें तो वहाँ पर हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। पास मॉडल में जो भी ये तीनों एक्टिविटीज़ हैं, दीज ऑल प्रोसेसेस आर इंटरएक्टिव एंड डायनामिक इन नेचर। जबकि इनकी जो फंक्शनिंग है वो भी डिस्टिंक्टिव है, बट दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड ऑल्सो। दास एंड नेग्लारी ने अपना एक टेस्ट भी बनाया था जिसको हम कहते हैं कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम, CAS जो कहलाता है। इसमें वर्बल और नॉन वर्बल टास्क हैं विच मेजर बेसिक कॉग्निटिव फंक्शंस जो होते हैं स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए। और ये जो है 5 to 18 ईयर्स की एज के इंडिविजुअल्स के लिए इसके थ्रू हम टेस्ट ले सकते हैं। अपने इस टेस्ट में उन्होंने इस पास मॉडल का ही यूज़ किया हुआ है। तो ये फ़िलहाल तो आपके सिलेबस में यहाँ नहीं है, लेकिन जहाँ हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो उसको हम ज़रूर समझेंगे। तो फिलहाल ये जो टॉपिक है हमने कंप्लीट किया है यहाँ पे, दैट इज़ द पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग विद अस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।